हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने थेवेनिन थ्योरम पे क्वेश्चन किया था। लास्ट क्लास में मैं आपको जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मैंने नॉर्टन थ्योरम पूरी पढ़ा चुकी थी, है ना। लेकिन वो क्या हुआ कि फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उसे रिकॉर्ड करना बीच में बंद कर दिया, तो मुझे पता भी नहीं चला। लास्ट में पता चला कि वीडियो 17-18 मिनट पे रुक गई है। खैर कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको। तो नॉर्टन थ्योरम आपने देखा भी होगा, वो पिछली वीडियो जो थी वो बीच में क्लिप हो गई थी, तो पिछली वीडियो में ही बता दिया था मैंने नॉर्टन थ्योरम। तो कोई बात नहीं, फटाफट से आज ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, नॉर्टन थ्योरम को कंप्लीट करा करके और आज उस पर बेस कोशिश करूँगी कि एक क्वेश्चन भी आपको करा दूँ, ठीक है। और उसके बाद की बातें बाद में करते हैं अभी। तो नॉर्टन थ्योरम थेवेनिन थ्योरम के जैसी तो नहीं कह सकते, लेकिन थेवेनिन थ्योरम का दूसरा रूप है आपकी कौन, नॉर्टन थ्योरम। कुल मिलाकर के नॉर्टन थ्योरम को अगर हमें सिद्ध करना है तो हम उसमें काम में लेंगे थेवेनिन थ्योरम को। थेवेनिन थ्योरम की सहायता से ही नॉर्टन थ्योरम को सिद्ध करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्टेटमेंट की, यानी कि कथन क्या है, क्या कहती है नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम ये कहती है कि किसी भी जटिल जाल को एक ऐसे जाल से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसमें एक धारा स्रोत और उसके समांतर क्रम में एक प्रतिबाधा जुड़ी हुई हो। अब इसको तुलना करो आप किससे, थेवेनिन में। थेवेनिन में हमने क्या कहा था कि एक जटिल जाल को एक ऐसे जाल से प्रतिस्थापित कर सकते हैं जिसमें एक वोल्टता स्रोत और उसके श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा जुड़ी हुई हो, ठीक है। यहाँ हम वोल्टता स्रोत की जगह कह रहे हैं धारा स्रोत, और श्रेणी क्रम प्रतिबाधा जोड़ने के बजाय हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो नॉर्टन थ्योरम ये कहती है कि किसी भी जटिल जाल को एक ऐसे जाल से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसमें एक धारा स्रोत हो और उसके समांतर क्रम में क्या जुड़ी हुई हो, प्रतिबाधा जुड़ी हुई हो, ठीक है। जो धारा स्रोत है उसको बोलते हैं IEQ, और ये IEQ जो है इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। और याद करो जब मैंने वहाँ पे जोड़ी थी EEQ, उसको बोला था ओपन सर्किट वोल्टेज, और जबकि ये क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि लघु पथित धारा, ठीक है। कैसे निकालेंगे अपन क्वेश्चन में पता करेंगे इसको। और दूसरा जोड़ेंगे अपन ZEQ, लेकिन ये ZEQ अभी भी वही है, निकालेंगे भी वैसे ही जैसे हमने थेवेनिन में निकाली थी, ठीक है। यानी कि इसको ओपन सर्किट वोल्टेज या सिर्फ आप इक्विवेलेंट वोल्टेज भी बोल सकते हो, ठीक है, ZEQ। और ये लेकिन अब की बार जुड़ेगी कैसे, समांतर क्रम में। बात समझ में आ गई। तो फटाफट से इसका स्टेटमेंट लिख देती हूँ मैं, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार थ्योरम सिद्ध करने के लिए ना दे करके छोटे क्वेश्चन में सिर्फ उसका स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, और स्टेटमेंट को समझोगे तो आपको लिखने में भी आसानी देगी और याद भी आराम से होगा, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कहता है, अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, या फिर ऐसे लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस प्रमेय के अनुसार, a complex network can be replaced by a network in which a current source IEQ is connected with a resistance ZEQ parallel to it, ठीक है। फिर बता दीजिए आप, वेयर IEQ क्या है, IEQ है शॉर्ट सर्किट करंट, और जो ZEQ है वो क्या है, इक्विवेलेंट वोल्टेज, सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस कह लीजिए, या फिर इसको आप ओपन सर्किट रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। तो ये है आपकी स्टेटमेंट किसका, नॉर्टन थ्योरम का। अब समझ गए, मैंने कंसीडर कर लिया कि ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, और वो भी कैसा, द्विटर्मिनल, ठीक है ना। एक द्विटर्मिनल, ये ZL है लोड, और ये आपके ये दो टर्मिनल है। द्विटर्मिनल में दो ही टर्मिनल रहेंगे, तो अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, अ टू टर्मिनल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ना, यहाँ पे लिख लेना, अ टू टर्मिनल। तो ये मैंने कंसिडर कर लिया कि ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क यानी कि एक जटिल जाल है, ठीक है। इसको मैं प्रतिस्थापित कर सकती हूँ एक ऐसे जाल से जिसमें एक धारा स्रोत जुड़ा हो और उसके समांतर क्रम में
एक प्रतिबाधा ZEQ जुड़ी हुई हो। ठीक है, मतलब जो स्टेटमेंट में हम कह रहे हैं वही हम निकाल रहे हैं, वही मतलब हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। जो हम कह रहे हैं कि इस जटिल जाल को एक ऐसे जाल से प्रतिस्थापित कर सकते हैं जिसमें एक धारा स्रोत जुड़ा हुआ हो, उसके समांतर क्रम में एक प्रतिबाधा जुड़ी हो। लोड तो हो गई, ठीक है। तो मैंने कंसिडर कर लिया कि करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, यहाँ से तो IEQ जा रहा है। अब IEQ जा रहा है तो इधर करंट जो जा रहा है वो तो IEQ जा रहा है, लेकिन यहाँ इस नोड पे आने के बाद ये क्या हो जाएगा, बट जाएगा। किन किन में, एक तो यहाँ जाएगा और ये एक यहाँ जाएगा। मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ जा रहा है IL डैश, ठीक है, क्योंकि IL हम थेवेनिन में मान चुके थे और थेवेनिन हमें यहाँ भी काम आएगा तो उधर IL मानेंगे। नॉर्टन में मैंने IL डैश मान लिया, तो इधर कितना करंट जाएगा, इधर जाएगा IEQ माइनस IL डैश। समझ में आ गई बात। अब इसको प्रूव करने के लिए, इसको समझने के लिए काम किसको लेंगे अपन, थेवेनिन थ्योरम को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थेवेनिन ठीक है, अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम हमने वहाँ पे एक क्या नाम से इक्विवेलेंट वहाँ पे सर्किट बनाया हुआ था। थेवेनिन थ्योरम का सर्किट कैसा बनाया था कि यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज सोर्स की जगह पर क्या होगा, धारा सोर्स की जगह पर वोल्टेज सोर्स होगा EEQ, और उसके श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा होगी वो है ZEQ। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या था, लोड कितना था ZL, और करंट कितना जा रहा था IL। यही तो था थेवेनिन थ्योरम का इक्विवेलेंट सर्किट। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें इसमें, इससे दोबारा से इसको बनाया है। IL कितना निकाला था हमने यहाँ से, EEQ अपॉन में ZEQ प्लस ZL। ठीक है, ऐसे निकाला था। तो IL ये निकाल लिया था हमने अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम। अब इसको यूज़ करके अपन इसको सिद्ध करेंगे, किसको, नॉर्टन थ्योरम को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से थेवेनिन थ्योरम का ही दूसरा रूप है आपकी नॉर्टन थ्योरम, यानी कि नॉर्टन प्रमेय। ठीक है, चलें आगे बात करते हैं। देखें, इन सर्किट को बने रहने देते हैं क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत है। देखो अब IL कितना है हमारे पास, इसको मैं डाल रही हूँ इक्वेशन 1। सिंस IL इज इक्वल टू कितना है, EEQ अपॉन ZEQ प्लस ZL, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो IEQ कैसे निकलेगी। IEQ को हमने क्या नाम दिया, शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट मतलब ये करंट तब निकलेगा जबकि मैं क्या करूँ कि AB टर्मिनल को क्या कर दूँ। AB टर्मिनल कौन कौन से, ये AB टर्मिनल हैं, इनको शॉर्ट कर दूँ, क्योंकि नाम ही है उसका शॉर्ट सर्किट करंट यानी कि लघुपतित धारा। तो IEQ निकलेगी कैसे, वो अब मैं बता रही हूँ कि IEQ कैसे निकलेगी। जब थेवेनिन थ्योरम में AB टर्मिनल जो है, यानी कि जो थेवेनिन इक्विवेलेंट है उसके AB टर्मिनल को मैं क्या कर दूँ, शॉर्ट कर दूँ। शॉर्ट करने का क्या मतलब होता है, इस लोड को हटा दूँ और लोड हटाकर इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दूँ। बात समझ में आ रही है। तो IEQ कैसे निकलेगी ज़रा देखो, इसी में कर रही हूँ मैं। ठीक है, आप दूसरा बना लेना। ठीक है, अब मैं शॉर्ट कैसे करूँगी, ये लो, इस ZL को हटाकर ये दोनों टर्मिनल में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो ज़रा अब बताओ मुझे कि क्या निकलेगा। ठीक है, ISC शॉर्ट सर्किट करंट है इसलिए उसको बोलेंगे ISC। वो ही क्या है, IEQ। IEQ मतलब ये निकाल रहे हैं अपन, और उसको निकाल कैसे रहे हैं, थेवेनिन थ्योरम के इक्विवेलेंट से, यानी कि थेवेनिन इक्विवेलेंट से अपन IEQ फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो IEQ कैसे निकलेगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट के AB टर्मिनल को शॉर्ट कर दो। शॉर्ट कर दिया तो अब जो करंट फ्लो होगा बेसिकली वो होगा क्या, IEQ। समझ में आ गई। यानी कि आप पहले तो ये सारा डायग्राम बनाकर ये डायग्राम दोबारा से इधर बना लेना। ठीक है, IEQ समझ में आ गई। अब बता दो ना मेरे को IEQ कितना है। IEQ करंट बराबर क्या होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि EEQ अपॉन ZEQ। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये तो यूज़ हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट का, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि नॉर्टन थ्योरम को थेवेनिन इक्विवेलेंट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थेवेनिन का काम तो हो गया। अब आ जाओ आप बात इस पे। तो यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ ऐसे, फिगर A और इसको फिगर B, और ये दोनों काम हमने किससे किए हैं, यूजिंग फिगर B। ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। अब बाद में भी कॉपी खोलो तो आपको पता रहे कि कैसे क्या किया था। तो ये दोनों इक्वेशन मैंने किससे निकाली है, थेवेनिन इक्विवेलेंट से निकाली है। ठीक है, अच्छा, फिगर B आप उसको डालना जो अपन ने यहाँ पे ZL डाला हुआ था और यहाँ पे IL डाला हुआ था, उसको डालना फिगर B।
फिगर सी यहाँ बनाना आप, मैं बना ही देती हूँ। फिगर सी में क्या होगा, ये शॉर्ट हो जाएंगे, ये ई ई क्यू, ये जेड ई क्यू, ये फिगर सी, और जो करंट फ्लो होगा वो आई एस सी बराबर आई ई क्यू होगा। अब सही है, तो ये हमने यूजिंग फिगर बी ये दोनों इक्वेशंस निकाल लिया। अब आ जाओ फिगर ए पर, ठीक है। नाउ बाय फिगर ए, फिगर ए में आप मेरे को ये बताओ, देखो सोर्स करंट तो आई ई क्यू है और पैरेलल करंट या जो डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है वो ये है आई ई क्यू, आई एल डैश और आई एल डैश, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो समांतर क्रम में जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है वो उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये वाली बात बोली थी, ठीक है। प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो सबसे पहले क्या कर लें, करंट का रेशो निकाल लेते हैं, वो उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है ना। तो हम लिख रहे हैं सिंस, बताओ जरा, आई एल डैश अपॉन आई ई क्यू माइनस आई एल डैश कितना होगा, बताओ। इसका प्रतिरोध कितना है, जेड एल, लेकिन जेड एल नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे, यानी कि जेड ई क्यू। और इसका प्रतिरोध कितना है, जेड ई क्यू, ये नहीं लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, यानी कि जेड, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है ना। अब देखो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती हो गए, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती हो गए, ठीक है। ठीक है भाई, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आई एल डैश, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आई एल डैश निकालने के लिए आई एल डैश का रेशो ले लेंगे बटे टोटल रेशो ले लेंगे, फिर टोटल करंट ले लेंगे। टोटल करंट कितना है, यही तो है टोटल करंट, मैंने कहा ना ये सोर्स करंट है आई ई क्यू, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने बताया था राम और शाम, उसको उसका रेशो 2 है, शाम का 3 है, टोटल पैसे 2000 रुपये हैं। तो पहले राम के पैसे कैसे निकालेंगे, राम का रेशो डिवाइडेड बाय टोटल रेशो इंटू टोटल पैसे, तो बिल्कुल वही करेंगे यहाँ पे भी हम। देखें तो ज़रा, देयरफॉर आई एल डैश कैसे निकलेगी, आई एल डैश का रेशो कितना है, जेड ई क्यू डिवाइडेड बाय टोटल रेशो, यानी कि जेड ई क्यू प्लस जेड एल इंटू टोटल करंट, यानी कि आई ई क्यू। सही है, अब मेरा काम हो गया सारे डायग्राम का, इनको मिटा देते हैं, ठीक। अब आ जाओ, आई एल डैश इज इक्वल टू आई ई क्यू की वैल्यू ये रही, इक्वेशन 2 से रख दो यहाँ पे, जेड ई क्यू अपॉन में जेड ई क्यू प्लस जेड एल, ठीक है। तो यहाँ से रख रही हूँ इक्वेशन 2 से आई ई क्यू की वैल्यू कितनी है, ई ई क्यू अपॉन जेड ई क्यू, कैसे आई है, यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को मैंने इसमें यूज़ कर दिया 3 में, तो मेरे को क्या मिल गई ये। अब जेड ई क्यू से जेड ई क्यू कट गया, तो मेरे पास आई एल डैश कितना आ गया, आई एल डैश आ गया ई ई क्यू अपॉन जेड ई क्यू प्लस जेड एल, इक्वेशन 4। अब ज़रा इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को देखो, बराबर है दोनों, यही सिद्ध करना था, यानी कि नॉर्टन थ्योरम सिद्ध हो जाती है यहाँ पर आकर, कि यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 4 इम्प्लाइज आई एल इज इक्वल टू किसके हैं, आई एल डैश के, तो नॉर्टन थ्योरम सिद्ध हो जाती है, नॉर्टन थ्योरम प्रूव्ड। ये प्रूफ आता है आपके पेपर में, ठीक है। तो आपको यहाँ तक सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये आपकी नॉर्टन थ्योरम कंप्लीट हो जाती है, यानी कि थेवेनिन में जो धारा प्रवाहित होगी वो नॉर्टन में प्रवाहित धारा के बराबर होगी। थेवेनिन हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, तो मतलब नॉर्टन थ्योरम भी सिद्ध हो गई। बात समझ में आ गई। अब फटाफट से इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ थ्योरम बचेगी, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगी आपसे। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक परिपथ दे रखा है, उस परिपथ का आपको नॉर्टन तुल्य परिपथ बनाना है और प्रतिरोध आरएल से प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है, ठीक है ना। आरएल आपको एक लोड दे रखा है, उससे प्रवाहित धारा आपको ज्ञात करनी है। समझ में आ गई। देखो नॉर्टन थ्योरम में प्रवाहित धारा का फॉर्मूला ये है, ये ध्यान रखना। जब भी आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा तो आपसे इसके अकॉर्डिंग धारा पूछेगी, क्योंकि देखो जब हमने थेवेनिन थ्योरम सिद्ध की थी तो थेवेनिन थ्योरम में हम 2 चीज़ें निकालते थे, एक तो ई ई क्यू और एक जेड ई क्यू। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 चीज़ें निकालेंगे, एक निकालेंगे आई ई क्यू और एक निकालेंगे जेड ई क्यू। फिर उनको रखेंगे कहाँ, यहाँ रखेंगे इस फॉर्मूले में। थेवेनिन का कहाँ रखते थे, इस फॉर्मूले में रखते थे। बात समझ में आ रही, अंतर समझते चलना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो मैं सर्किट बना देती हूँ आपको, ठीक है। और आपने ध्यान से पढ़ा, न्यूमेरिकल को ठीक से समझा, तो आप खुद से भी कर लेंगे। और भी अगर आप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं तो बुक में बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं,
ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका कि ये आपका रेजिस्टेंस है और यहाँ पे आपका एक और रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी से, इसको भी एक बैटरी से, फिर इस सर्किट को कनेक्ट किया हुआ है लोड से, ठीक है। ये आपको E1 दे रखा है 12 वोल्ट, E2 दे रखा है 6 वोल्ट, R1 दे रखा है 20 ओम और R2 दे रखा है 30 ओम, ठीक है, 30 है ये। और जो RL है वो दे रखा है 16 ओम। समझ में आ गई? ये आपका क्वेश्चन है, मतलब सर्किट है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ड्रॉ नॉर्टन इक्विवेलेंट ऑफ गिवन सर्किट, यानी कि दिए गए परिपथ का नॉर्टन तुल्य परिपथ बनाइए एंड फाइंड आउट द करंट फ्लो थ्रू RL रेजिस्टेंस, यानी कि तथा RL रेजिस्टेंस या प्रतिबाधा या प्रतिरोध से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। सॉल्यूशन में क्या करोगे? सोचो आप, मैं इतने थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेती हूँ। सॉल्यूशन में क्या करोगे आप? सोचो, आपको क्या निकालना है? नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाना है। नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? IEQ चाहिए और साथ में ZEQ चाहिए। अगर ये हो गया तो नॉर्टन इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो IEQ कैसे निकालोगे? IEQ है आपके पास शॉर्ट सर्किट करंट, और IEQ कैसे निकालेंगे? अभी बताया था ना आपको। IEQ निकालने के लिए देखें, IEQ सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे IEQ, और IEQ बोले तो शॉर्ट सर्किट करंट। कैसे निकालते हो? लोड को शॉर्ट कर देते हो। आपने ऐसी तो थ्योरम सिद्ध की थी कि लोड को हमने हटा दिया था, उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया था, यही तो किया था हमने, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट करंट, और ये निकलेगा कैसे? बाय शॉर्टिंग द लोड RL, इसको शॉर्ट करके निकलेगा। तो क्या करोगे आप? ये जो 16 ओम का रेजिस्टेंस है इसको हटा दो और इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दो। तो अब जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा? IEQ। बात समझ में आ गई? अब IEQ कैसे निकलेगा? अब देखो, दो पैरेलल सर्किट दिख रहे हैं जिन पे दो बैटरीज कनेक्टेड है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे IEQ? बेसिकली क्या होगा? I1 प्लस I2। I1 तो यहाँ से फ्लो होगा और I2 इसमें से फ्लो होगा, और I1 I2 मिलेंगे और यहाँ पे क्या बनेगी? IEQ बनेगी। यही तो है क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले I1 निकाल लो, I2 निकाल लो, IEQ देखो ना, आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होगा। यही तो किरचॉफ के पहले नियम में पढ़ा था हमने, करंट लॉ में, ठीक है। तो आपका निकाल लो। I1 कितना होगा? E1 अपॉन R1, और I2 कितना होगा? E2 अपॉन R2। तो IEQ, E1 कितना है? 12/20 प्लस 6/30, तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 3/5, 4/5, 4/5 एम्पियर आ गई IEQ। अब क्या निकालोगे? ZEQ। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया हमने इसका, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में क्या करते हो? स्टेप सेकंड में ZEQ फाइंड आउट करेंगे। ZEQ कैसे फाइंड आउट करते हो? बैटरीज को शॉर्ट कर देते हो और टर्मिनल्स को ओपन कर देते हो, तो निकल जाता है। तो क्या करोगे? एक ये रेजिस्टेंस बचेगा, एक ये रेजिस्टेंस बचेगा। बैटरीज तो शॉर्ट कर दी, बैटरी शॉर्ट करने का मतलब हटा दी, और
अब यहाँ जो फाइंड आउट करोगे वो क्या होगा, जेड ई क्यू। ये कितना दे रखा है 20 ओम और ये दे रखा है 30 ओम। तो जब भी किसी भी थ्योरम से सॉल्व करो तो उसके सर्किट्स बनाते जाना हैंड टू हैंड कि आपने आई ई क्यू किस सर्किट से निकाली और जेड ई क्यू आपने सर्किट में क्या चेंज किया कि निकली। समझ में आ गई। बेसिक सर्किट तो वही है जहाँ पे आर एल कनेक्ट है। ये वाला जो सर्किट है ना ये तो आई ई क्यू के लिए है और ये वाला सर्किट मैंने जेड ई क्यू का बना ही दिया और एक मेन सर्किट है वो तो बना ही दिया था पहले ही। ठीक है, तो जेड ई क्यू कैसे निकलेगी, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल है एक दूसरे के, ये R1 है और ये R2 है। आप इसको जेड ई क्यू कह दो, आर ई क्यू कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको आर ई क्यू भी कह सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है, तो जेड ई क्यू कितना निकलेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, पैरेलल है ना भाई दोनों, तो निकाल लो 20 इंटू 30 और 20 प्लस 30 कितना हो गया 600/50। तो ये कितना हो गया जेड ई क्यू 12 ओम। ठीक है, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हमें आर एल से प्रवाहित धारा भी ज्ञात करनी है और नॉर्टन थ्योरम भी और नॉर्टन इक्विवेलेंट भी बनाना है। तो क्या करोगे, उसके लिए हमें पहले धारा निकाल लेते हैं, करंट फ्लो। थ्रू आर एल, उसको हमने नॉर्टन थ्योरम में क्या नाम दिया था, आई एल डैश, याद होगा ना। कितना था ई ई क्यू और नीचे था जेड ई क्यू प्लस जेड एल और साथ में कितना था आपका आई ई क्यू। मेरे हिसाब से यही था, एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ। ठीक है भाई, नहीं ऊपर जेड ई क्यू है, ई ई क्यू नहीं है यहाँ पे, ये था जेड ई क्यू, तभी मैं सोचूं ई ई क्यू की जगह पर क्या रखेंगे। ठीक है, चलो अब देखें आई एल डैश, सब कुछ तो है आपके पास। जेड ई क्यू है 12, आई ई क्यू ये रही 4/5, नीचे जेड ई क्यू प्लस जेड एल, जेड ई क्यू कितना है 12, जेड एल कितना था 16 ओम। ये कितना हो गया है भाई 12 चौके 48/5 28, कितना हो गया ये काट लो आप इसको, 4 से कट जाएगा, 4 7 28 है ना। तो आई एल डैश कितनी आ गई 12/35 एम्पियर, ये आंसर हो गया। यानी कि आर एल जो रेजिस्टेंस दे रखा था उससे प्रवाहित धारा इतनी होगी। बात समझ में आ गई। अब रही बात नॉर्टन इक्विवेलेंट की, तो नॉर्टन इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे, वेरी सिंपल। आता है भाई क्वेश्चन, या तो थेवेनिन से आएगा पक्का न्यूमेरिकल या फिर नॉर्टन से पक्का आएगा। ठीक है, नॉर्टन इक्विवेलेंट क्या करते हो, एक तो करंट सोर्स होना चाहिए और करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और यहाँ लोड। आई ई क्यू कितना निकाली हमने, कितनी निकाली थी 4/5, 4/5 एम्पियर निकाली थी है ना। और ये था जेड ई क्यू कितना निकाली 12 ओम और ये जेड एल जो 16 ओम दे रखा था। तो दिस इज़ नॉर्टन इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो नॉर्टन थ्योरम आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो आपकी थ्योरम है जो सिद्ध करने के लिए आ सकती है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, वो है पारस्परिकता थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, बहुत सिंपल है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है कि ध्यान से सुनो कि अगर एक सर्किट है उसमें एक बैटरी कनेक्ट है, ठीक है, और वो बैटरी जो है वो पहले लूप में कनेक्ट है, मतलब 2 लूप है, कुल मिलाकर सर्किट कुछ ऐसा है, ऐसे समझ लो। ठीक है, ये बैटरी ई है, सपोज करो ये पहले लूप में I1 और दूसरे लूप में I2 करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, या यूँ कह लो कि चलो कह लो ये I1 I2। तो पारस्परिकता थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक बैटरी जो कि पहले लूप में कनेक्ट है और दूसरे लूप में धारा I प्रवाहित कर रही है या I2 प्रवाहित कर रही है, तो अगर इस बैटरी को किस में कनेक्ट कर दिया जाए, दूसरे लूप में कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब यहाँ से हटा दूँ और यहाँ कनेक्ट कर दूँ, तो भी ये दूसरे लूप में
उतनी ही धारा प्रवाहित करेगी जितनी कि पहले कर रही थी। यानी कि पहले I2 कर रही थी तो अभी इतनी ही प्रवाहित करेगी, यानी कि I2 ही प्रवाहित करेगी। समझ में आ गई? मतलब एक बैटरी एक लूप पे कनेक्ट है और दूसरे लूप में जितनी धारा प्रवाहित कर रही है उसको एक्सचेंज करने पर, यानी कि अब बैटरी को दूसरे लूप में कनेक्ट करने पर वो उसमें उतनी ही धारा प्रवाहित करेगी जितनी कि पहले कर रही थी। इसको कहते हैं पारस्परिकता थ्योरम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है, आप इसको बुक में से लोगे पढ़ोगे तो आपको सीधा समझ में आ जाएगी। सीधे सीधे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाकर इसको सिद्ध करना है। इसके अलावा कंपेंसेशन थ्योरम, संवरण थ्योरम भी स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। देखो इन थ्योरम्स के स्टेटमेंट ज़्यादा आते हैं, सिद्ध करने के लिए थेवेनिन और नॉर्टन ज़्यादा आती है, इन पे बेस क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। पारस्परिकता पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको नेसेसरी है तो आप मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं करा दूंगी, है ना। अब अच्छा एक चीज़ और आप मेरे को बताना कि अगर आपको ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का हम जितना भी काम करवा चुके हैं उसमें अपना 50% सिलेबस आपके हिसाब से हो जाएगा। अच्छे से करके आओगे आप पेपर को, अगर जितना मैंने पढ़ाया है, जितना आपके पास प्लेलिस्ट में स्टोर है, वो पूरा भी ढंग से पढ़ करके जाओगे तो आपको अच्छे से पेपर मिल जाएगा। और थोड़ा बहुत आप खुद से भी पढ़ करके जाना, ठीक है। तो 4th यूनिट अगर आप खुद से कर लोगे तो मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि 4th यूनिट सिंपल है, लॉजिक गेट वगैरह ये सारी चीज़ें। तो आप मेरे को एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में कि 4th यूनिट करवानी है या नहीं करवानी, उसी हिसाब से अपन आगे चलेंगे। नहीं तो फिर मैं थर्मोडायनेमिक्स शुरू करवाऊंगी, ठीक है। तो आप मेरे को नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले, यानी कि कल ही, और जैसे ही आप वीडियो देखो आप मेरे को कमेंट ज़रूर कर देना कि 4th यूनिट करानी है या नहीं करानी, नहीं तो फिर मैं थर्मो शुरू करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।